पहले यही करना है कि सवाल के किस हिस्से के लिए हमें कितने वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, उसे ये डिमांड है इस सवाल की आंसर राइटिंग के लेवल पे। अब दूसरा, इसमें अब चाहिए कीवर्ड, हमें क्या लिखना है, इसमें क्या पूछा है। पहले तो डिस्क्राइब करना है, ठीक है, सीधी सी बातें बताना है। जब किसी चीज को बताया जाता है तो ऐसे बता दिया जाता है या बिना एग्जाम्पल बताया जाता है? बिना एग्जाम्पल बताया जाता है। जब भी वर्ड डिस्क्राइब लिखा हुआ हो, आप अपनी बात को भी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल कहाँ से लेंगे? आप एग्जाम्पल लेंगे रिपोर्ट से, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में है तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से संबंधित कोई रिपोर्ट हो, कोई इंडेक्स हो, इकोनॉमिक सर्वे का कोई डाटा हो, वो सब हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। दूसरा इसमें कीवर्ड है इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। किसके बारे में बताना है? इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कृषि पर आधारित वो उद्योग है जो कि कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन का कार्य करता है ना। टमाटर से सॉस बना लिया, मूल्यवर्धन हो गया। एक बात तो ये हो गई, ये इसकी परिभाषा होगी। डिस्क्राइब हुआ था इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसमें ये तो फूड प्रोसेसिंग हुआ, अब इसमें इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बताना है। भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो किन किन चीजों से संबंधित है, किन कृषि उत्पादों से संबंधित है? सॉस, आप उसमें लिखेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट, तीन भागों में बांट सकते हैं। तो भारत की जो कृषि प्रसंसाधन उद्योग है उसमें तीन प्रमुख रूप से उद्योगों को देखा जा सकता है। एक कृषि प्रसंसाधन से संबंधित, एक फ्रूट से, फलों से, और एक तीसरा डेयरी से। कृषि में क्या आ जाएगा? जैम आ जाएगा, वो सॉस आ जाएगा, है ना, चटनी वगैरह आ जाएगी, बहुत सारी बाकी सब चीजें हैं। फलों में क्या आ जाएगा? जूसेस आ जाएंगे, मुरब्बा वगैरह ये सब आ जाएंगे, है ना, जैम वगैरह ये सब आ जाएंगे। और डेयरी इंडस्ट्री में आप उसमें घी, दूध, पनीर, बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मलाई वगैरह जो भी, क्रीम वगैरह, वो सब रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन इंडियन फूड इंडस्ट्री का। ये वाले सवाल का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बताया और फिर इसके साथ साथ भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है इसे बता दिया। अब ये कह रहा है कि हाउ कुड, अब अगला कीवर्ड है हाउ कुड इट प्ले अ रोल, किस तरह में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है? देखो, जो कोई भी इंडस्ट्री करती है किसी सेक्टर में, वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करेगी एग्रीकल्चर में। क्या करती है? सबसे पहले तो उत्पादन को बढ़ाती है ना। तो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगी? उत्पादन को बढ़ाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले उत्पादन को बढ़ाती है। कैसे? तकनीकी निवेश करके, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव करके, मैनेजरियल एस्पेक्ट के लेवल पर प्रबंधन को सुनिश्चित बनाकर, निवेश को बढ़ाकर, है ना। अब इससे क्या होगा? ये तीनों चीजें लिख देंगे आय में। आय से क्या होगा? अगर आय बढ़ेगी तो कृषि विकास सुनिश्चित होगा, है ना, किसान की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी, ये चीज होगी। तो ये इस क्वेश्चन की मांग है, इसको ऐसे लिखना। और फिर बाद में निष्कर्ष लिखने में लिखेंगे कि यद्यपि भारत में कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है, परंतु ये अपने विकास के शुरुआती दौर में, तथा इसका प्रमुख कारण भारत में खाद्य प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। देखो, हमारे यहाँ पर डिब्बा बंद खाना चलता है क्या घरों में? पैकेज फूड। हमारे यहाँ होम मेकर जो है महिलाएं, उनका ही काम होता है रोज खाना बनाना, ताजा और लोगों को देना। जबकि बाहर विदेशों में क्या है? पैकेज फूड चलता है, वहाँ महिलाएं खाना नहीं बनाती है, थप्पड़ों मारेंगे अगर कोई बोलेगा खाना बनाने के लिए। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ पर जो संस्कृति में ही स्थिति है वो अलग है। अगर ऐसी स्थिति होगी हमारे यहाँ, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होगी, कब डेवलप करेगी? क्योंकि जनरली होम कुक फूड लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के चलते भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कम विकास हुआ है, परंतु हाल ही में आए अर्थव्यवस्था के
के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर बदलावों के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, आप उसमें पिज्जा, बर्गर और इन सब का एग्जाम्पल, कुक फूड या पैकेज फूड का एग्जाम्पल आप उसमें दे सकते हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के तरीके से कुछ ऐसे सुविधाएं प्रदान कराए जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में ग्रो हो सके, है ना। उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे आसान किया, कारोबारी सुगमता जिसे अभी लोग जिक्र कर रहे हैं उसे बढ़ा देना चाहिए। तो ये हमारा एक सुझाव भी हो जाएगा उसमें। देखो इसमें कहीं नहीं पूछा सुझाव के बारे में, पूछा है लेकिन देना, इसलिए क्योंकि आईएएस ऑफिसर केवल समस्या नहीं बताता, वो उसके समाधान भी देता है। तो आपको समाधान भी देना है लेकिन सीमित स्तर पर देना, बहुत ही लोअर लेवल पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ शब्द हैं वो है नहीं। तो निष्कर्ष में मैंने आपको जो 25 शब्द रखे थे, 25 से 30 शब्द, उसमें ही आप सुझाव एक बार मुझे दीजिए और इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, आपने बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही, इसमें कुछ और इसे बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये 200 शब्दों में नहीं, तो कुछ कमी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जीआर। पहले क्या कहते थे उन्होंने, हनुमान जी को पवन पुत्र, और क्या क्या नाम थे उनके, अंजनी कुमार, और भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हनुमान जी और पता नहीं क्या कहते। लेकिन आज जब मंदिर के बराबर में से निकलते हैं तो क्या हो जाता है, हाय हनुमान। तो ये वैसा सही है जीआर। चलो आपने सही लिखा है, बढ़िया, आपकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया है, रिप्रेजेंटेशन आपका सवाल का बहुत अच्छा है। ये एग्जामिनर को देखने पढ़ने के लिए कहेगा कि यार पढ़ोगे। सही लिखा है आपने, बढ़िया लिखा, बढ़िया आंसर लिखा है आपको। इसको ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, बढ़िया लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करिए ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। देखो कल हम लोगों ने हम लोगों ने जीडीपी देखी थी कल, है ना, जीडीपी देखी थी। इसमें कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं हो, दोबारा पूछ लो, घबराना मत, मैं जानता हूँ नहीं आई होगी, इसलिए पूछ लेना, फिर समझा दूंगा। हाँ अभी आगे आएगा, पहले मुझे ये बताओ कि कल जो हम लोगों ने जीडीपी को समझा था, जीडीपी निकालते हुए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, उसमें बातें समझ में आ गई थी। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो कल हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को देख रहे थे। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में आर्थिक समृद्धि का मापन है, मेजरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर मापना हो किसी देश में तो हम लोग उसे जीडीपी से मापेंगे। अब जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या। तो मैंने कल आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि किसी देश की सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए उत्पादन का मौद्रिक मूल्य माने मॉनेटरी वैल्यू, और मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो जनरली बाजार मूल्य होता है। ठीक है, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद करेंगे। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में उसके सब लोगों ने
जो भी उस देश में निवास कर रहे थे उसकी घरेलू सीमा में जितने भी लोग थे सबने मिलकर 2 शर्ट बनाई। एक शर्ट का बाजार मूल्य 100 रुपए था, तो उस देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 200 रुपए होगी। क्लियर है? यहां तक आ गया था। अब देखो समस्या आई बाजार मूल्य की। हम लोग कर क्या रहे हैं जीडीपी निकालने के लिए बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उत्पादन में, है ना? क्योंकि हमें उत्पादन को मॉनेटरी लेवल पर देखना है, क्योंकि मॉनेटरी लेवल पर उसे मापना ज्यादा आसान है। मॉनेटरी लेवल पर मापने के लिए क्या करें तो बाजार मूल्य से गुणा कर दें। लेकिन बाजार मूल्य में एक दो चीजें ऐड होती हैं अपने आप बाय डिफॉल्ट। क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? जैसे टैक्स तो ऐड होता है उसमें। मान लीजिए मैंने शर्ट बनाई और जब शर्ट मेरे कारखाने से निकल के बाहर जाएगी तो सरकार तुरंत से टैक्स लगाएगी उसके ऊपर। तो जो मेरी कॉस्ट थी उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा। 100 रुपए की मान लीजिए मेरी शर्ट थी, 100 रुपए उसकी कॉस्ट आई। जैसे ही वो बाहर निकलेगी कारखाने से तो 10 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया, तो कितनी कॉस्ट होगी सर उसकी? 110 रुपए हो गई। अब दूसरा, सरकार ने मुझे कुछ सब्सिडी भी दी होगी। मान लीजिए मुझे सरकार ने 5 रुपए बिजली के ऊपर सब्सिडी दे दी, तो मुझे जो उसकी कॉस्ट आई हमारी शर्ट की उसमें से 5 रुपए कायदे में हटा देने चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी जेब से नहीं गए, वो मुझे सरकार ने सब्सिडी के रूप में दे दिए। इसका मतलब बाजार मूल्य में जब हम लोग बाजार मूल्य पर जीडीपी को देखें तब उसमें एक्चुअल जो उसका शर्ट का मूल्य है या उसकी जो वास्तविक शर्ट का मूल्य है उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं अपने आप ही बाजार मूल्य वाले प्राइस में। क्या क्या ऐड होगा? सब टैक्स तो जुड़ा हुआ होगा और सब्सिडी उसमें से हमें हटानी पड़ेगी। एग्जैक्ट निकालने के लिए जो एग्जैक्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग कारक लागत पर, एट द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार यहाँ लिख देता हूं। देखो जो मार्केट, ये मैंने एनएनपी तक निकाल लिया है ना, एनएनपी तक निकाल ली थी। एनएनपी मार्केट प्राइस है ना। तो जब हम लोग जीडीपी को मार्केट प्राइस के ऊपर अगर निकालेंगे तो उसमें एक तो उस शर्ट की जो वास्तविक वैल्यू है तो वो होगी उस वास्तविक कॉस्ट में। इसको मैंने भी पी लिखा है ना, वैसे ये एफसी होता है। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ होगा? टैक्स को इसमें जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो इसमें टैक्स क्या कर दें? ऐड कर दें। और सब्सिडी क्या कर दें? माइनस कर दें। तो ये मार्केट प्राइस पर आ जाएगी नहीं? बताइए, ऐसा ही लिखा था कल। ये जो P है ये होती है रियल, इसको कहते हैं एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले आइए, या तो गड़बड़ हो गई। एनएनपी एट एनपी माइनस टैक्स ये एनएनपी एफसी ही राष्ट्रीय आय होती है। नहीं क्या नहीं आया? अरे इसे एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट। अच्छा ये अब ठीक है। चूहे के पीछे पूंछ लगानी रह गई थी, इसलिए कुछ लोग उसे शेर समझने लगे। ये चूहा तो है ही नहीं क्योंकि पूंछ तो है ही इसमें। अब ठीक है, ये हम लोग कल तक पहुंच गए थे यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं। आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव चेंज को बताती है। इकोनॉमिक ग्रोथ
जबकि आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों को बताता है। जैसे आर्थिक समृद्धि क्या बताएगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापते हैं जीडीपी से, ये बताएगा कि उत्पादन कितना हो रहा है या आय कितनी बढ़ रही है। लेकिन ये नहीं बताएगा कि शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, ये बताएगा क्या? नहीं बताएगा। जबकि आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास एक गुणात्मक प्रभाव है किसी अर्थव्यवस्था का, या गुणात्मक परिवर्तन है किसी अर्थव्यवस्था में। अच्छा, किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन कब आता है? एक व्यक्ति है अशिक्षित है, साफ सफाई में यकीन नहीं करता है ना, और दूसरा बीमार रहता है ना, तो क्या वो गुणात्मक व्यक्ति है? क्या कह सकते हैं कि वो विकसित है? नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि हो रही हो, किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही हो, है ना, लेकिन वो शिक्षा पे ना खर्च करता हो, मतलब कंजूस प्रकार का आदमी हो, है ना, कंजूस प्रकार का आदमी, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा उदाहरण से समझो। तो ऐसा हो सकता है कि कंजूस आदमी की आय लगातार बढ़ती रहे, लेकिन वो खर्च ना करे, ना शिक्षा पे खर्च करे, ना स्वास्थ्य पे खर्च करे, ना ही साफ सफाई पे खर्च करे, ऐसा हो सकता है ना? तो क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति विकसित है? इसलिए अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो ये इस बात को नहीं बताता कि वो व्यक्ति विकसित है। ऐसे ही अगर किसी देश की आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, या वहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, तो वो ये नहीं बताता कि वो देश विकसित देश है, या वहां पर विकास जो है वो अच्छी लेवल पर है। विकास को गुणात्मक परिमाण में इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में, यानी वहां पे राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ में शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, साफ सफाई का स्तर कैसा है, लोगों को खाने पीने की वस्तुएं सुलभ है या नहीं है आसानी से, है ना। ये सब चीजें देख लें अगर हम, और इस लेवल पर कोई देश तरक्की कर रहा हो, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहां आर्थिक विकास है? कह सकते हैं। तो ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में अंतर क्लियर हो गया। अच्छा, देखो एक सामान्य सी बात, हम लोग कंजूस लोगों का उदाहरण यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि एक नेगेटिव परसेप्शन है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी देश में किसी व्यक्ति की आय बढ़े, मान लीजिए उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तब वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनके ऊपर खर्च करेगा। इसका मतलब आर्थिक विकास में ये हुआ कि वहां आर्थिक विकास होने के लिए किसी देश में आर्थिक समृद्धि तो होगी, और उस आर्थिक समृद्धि का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मैक्सिमम लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा देश में लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए 100 रुपए थे, ये सब मैं लिखवाऊंगा, आप चिंता ना करें, पहले समझिए इस चीज को, जितना आ जाता है उतना ही बढ़िया। ये पहली बार झाड़ू लगाई जाएगी घर में तो एकदम से चकाचक तो होगा नहीं, जब ज्यादा गंदा होता है तो 2-3 राउंड में सफाई होती है, फिर है ना, पहली बार वाली ही रहती है। इसको ऐसे ही समझना, दूसरी सेकंड थर्ड में फिर बढ़िया हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी बात। मान लीजिए किसी देश की में किसी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 100 रुपए थी, अगले साल पर कैपिटा इनकम बढ़कर 200 हो गई, ठीक है। क्या ये बताता है कि हर व्यक्ति को उस देश में 200 रुपए मिल जाएंगे? क्या बताता है ये बात? ना, ये केवल ये बता रहा है कि उस अर्थव्यवस्था में कितने रुपए का उत्पादन हुआ। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उस पैसे का सब लोगों में हो गया बराबर, तो क्या आर्थिक विकास नहीं हो जाएगा देश का? क्योंकि अगर सभी पैसा पूरा नेशनल इनकम के लेवल पर या पर कैपिटा इनकम के लेवल पर अगर सबको उतना ही भाग मिलने लगे, तो वो शिक्षा के ऊपर भी खर्च करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इस समय भारत में जो हम लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो 95 to 96,000 के आसपास है रियल। लेकिन क्या एक रिक्शे वाले को नहीं मिलते हैं, रेडी वाले को नहीं मिलते, है ना। लेकिन अगर वो मिलने लगे तो क्या वो अपने बच्चों पर
कि शिक्षा पर खर्च नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करेगा, क्या उसके जीवन का जो लेवल है वो चेंज नहीं हो जाएगा, गुणवत्ता बदल जाएगी? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में आर्थिक विकास है तो वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का लेवल ज्यादा होगा, और अगर कहीं कम है तो जिसके पास है उसके पास तो बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 से बढ़कर 200 रुपए हो गई, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिसोर्सेज का नहीं है तो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे मान लीजिए अंबानी टाइप के लोगों के पास, तो वो जो राष्ट्रीय आय है उसका एक सबसे बड़ा भाग अंबानी के पास चला जाएगा? नहीं। ये एक जनरल परसेप्शन है कि जिसके पास ज्यादा धन होता है उसके पास ज्यादा आय होती है या नहीं है? क्यों? क्योंकि धन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उत्पादन का साधन है, उत्पादन करता है वो, जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसके पास उतना ही और आएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग उन लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों के पास धन ज्यादा है, और बाकी लोगों के पास रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दें एक रिपोर्ट का, भारत के 10 सबसे रईस लोगों के पास, केवल 10, भारत की कुल जीडीपी का 30% है, भारत की कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30% केवल 10 लोगों के पास है, 1% नहीं, केवल 10 लोग, और बाकी का जो 70% है वो पूरे भारत के लोगों के पास है। तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का? क्या इस कह सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट होगी आने वाले समय में? कम होगी। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो लगातार कम हुआ, 128 पे था पहले, अब बढ़कर वो 131 हो गया है। हम लोग नीचे की तरफ खिसके हैं, ठीक है। इसका मतलब आर्थिक विकास की एक शर्त है कि लोगों को उनकी भागीदारी के अनुसार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन दोनों को परिभाषा लिख लीजिए और उसके बाद फिर इसको मापने के तौर तरीके हम लोग देखते हैं। वास्तविक मूल्यवर्धन, जीडीपी। अच्छा, देखो ये तो हमने देखा यहाँ पर, ये है जीडीपी। अगर जीडीपी में से, देखो हम लोग जीडीपी निकाल रहे थे तो जीडीपी में क्या कर रहे थे? मॉनेटरी वैल्यू रख रहे थे, और मॉनेटरी वैल्यू में शामिल होती है। अगर जीडीपी में से टैक्स घटा दें, सब्सिडी जोड़ दें, तो जो आया वो रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है ना। मैंने वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्यवर्धन, ठीक है। मैंने कपड़ा लिया, कपड़े से मैंने शर्ट बना दी, अब इसका मतलब ये है कि कपड़े में मूल्यवर्धन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। अब जब वो बिकने के लिए बाजार में जाएगा तो वो कपड़े से महंगा बिकेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कपड़े से ज्यादा। तो इसी को निकालने के लिए कॉस्ट कितनी बढ़ गई, मेरी मेहनत से उस कपड़े में क्या बदलाव आ गया, ये प्राप्त करना है, क्योंकि यही वास्तव में उत्पादन है। तो इसमें से क्या करें? जीडीपी में से टैक्स घटाएं, सब्सिडी जोड़ें, तो जो आएगा वो जीडीपी कहलाएगा। यही रियल वैल्यू एडिशन होता है ना। देखो कपास से धागा बनाया तो मूल्यवर्धन हुआ, धागे से कपड़ा बना तो मूल्यवर्धन हुआ। अब उस मूल्यवर्धन को हमें रुपए में देखना है, तो क्या करें? बाजार मूल्य के साथ उसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन टैक्स और सब्सिडी को कम उसमें से हटा दें, क्योंकि ये तो सरकार को लेना देना होता है, इससे मूल्यवर्धन का है ना। क्योंकि वो हमें मिली। देखो जब मैंने वो शर्ट बनाई तब सरकार ने मुझे 5 रुपए दे दिए बिजली सब्सिडी में पहले ही। उसने क्या किया कि बिजली की जो दर थी पर यूनिट की वो मुझे कम करके दी हुई है, तो वो तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गई ना। तो जो मिलेगी उसे तो जोड़ेंगे, और जो दिया जाएगा उसे घटाना पड़ेगा, है ना। ये सरकार को वापस कर दिया हमने,
इसका जो निकल के आएगा रिजल्टेंट वही तो रियल बनेगा, है ना? नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट लिखना है इसे इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, हेडिंग डालना आर्थिक समृद्धि, ठीक है? इसमें लिखना आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि किसी देश में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक समृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों को बताती है। परिमाणात्मक परिवर्तनों को बताती है। परिमाणात्मक माने क्वांटिटेटिव, है ना? परिमाणात्मक परिवर्तनों को बताती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, economic growth in an economy told about the quantitative change in an economy। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, देखो जीडीपी की वृद्धि दर क्या बताती है? परिमाणी तो बताती है कि 9%, 10% से वृद्धि हो रही है, अब 100 रुपए की बढ़ के 150 हो गई। क्या पता चल रहा है? केवल परिमाण का, वैल्यू का, है ना? ये तो नहीं पता चल रहा किसको कितना मिल रहा है। तो लिखेंगे, उदाहरण लिख लीजिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, है ना? जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना? जीएनपी, और फिर राष्ट्रीय आय लिख सकते हैं, नेशनल इनकम। ये सब भी यही बताता है कि क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। In economic development, growth is included. It is mandatory that there would be economic growth if there is economic development. But it is not necessary that there would be economic development if there is only economic growth. गोले में गोला है, बड़ा गोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, छोटा गोला इकोनॉमिक ग्रोथ। इन एन इकोनॉमी, ठीक है? नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगला हेडिंग डालना आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? आर्थिक विकास क्या बताएगा? आर्थिक विकास बताएगा गुणात्मक परिवर्तन कितना हो रहा है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में शिक्षा के लेवल पर क्या बदलाव हो रहे हैं, शिक्षा में कितनी वृद्धि है। शिक्षा को कैसे नापते हैं? साक्षरता दर से, लिटरेसी रेट से। तो अगर लिटरेसी रेट किसी देश में बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ शिक्षा का स्तर ठीक ठाक चल रहा है ना? स्वास्थ्य के लेवल पर देख ले, और स्वास्थ्य को किससे मापते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। अगर लोग लंबा जीवन जी पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, लोग लंबा जीवन जी पाएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, है ना? अच्छा एक और तीसरा फिर मुझे बताना है एक बात। तीसरा है, मान लो साफ सफाई के लेवल पर किसी देश में अगर साफ सफाई ज्यादा है, ठीक ठाक स्थिति है, तो वहां पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। देख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मान लो कोई व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है तो वो ज्यादा उत्पादन कर सकता है? नहीं। एक अच्छे माहौल में रहता है, साफ स्वच्छ माहौल में रहता है ना? अगर वो साफ स्वच्छ माहौल में रहता है तो श्रृंगार रस में जिएगा नहीं, है ना? यानी एक सकारात्मक मानसिकता में जिएगा नहीं। एक सकारात्मक मानसिकता में जीने वाला व्यक्ति ज्यादा उत्पादन कर सकता है नकारात्मक मानसिकता में? सकारात्मक मानसिकता में। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश में आर्थिक विकास का मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब इसका ये हुआ कि किसी देश में जितने भी संसाधन हैं, अगर उनका हम लोग ऑप्टिमम लेवल पर
उनका प्रयोग कर रहे हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। मानव सबसे बड़ा संसाधन होता है नहीं किसी देश में, वहां के नागरिक सबसे बड़े संसाधन है या नहीं है? अगर नागरिक स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, श्रृंगार रस में जीते हैं तो ज्यादा उत्पादन करेंगे नहीं। और अगर यहाँ पर कमी है तो कम उत्पादन होगा नहीं, और अगर कम उत्पादन होगा तो वृद्धि देखी जाएगी नहीं देखी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ आर्थिक विकास का एक अम्ब्रेला डेफिनेशन जो निकल के सामने आई, वो निकल के ये आई कि किसी देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का पर्याप्त स्तर पर सदुपयोग आर्थिक विकास कहलाएगा। और मापे इसे कैसे? तो ये देख लें, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, साफ सफाई कैसी है, घर है नहीं है, पानी लोग कैसा पी रहे हैं, खाने के लिए क्या है। अगर ये सब देख लें तो क्या पता चल जाएगा कि जो ह्यूमन है उसका लेवल क्या है, आ जाएगा नहीं। यही तरीका है आर्थिक विकास मापने का, ऐसे ही मापा जाता है। तो आप इसको लिखिए, आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश में, आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश में संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयुक्ततम स्तर पर, उपयुक्ततम स्तर पर प्रयोग से, उपयुक्ततम स्तर पर प्रयोग से। The meaning of economic development, the meaning of economic development is the meaning of economic development is the use of economic resources, the optimum use of, ऐसा लिखिए, optimum वर्ड जोड़िए, the optimum use of economic resources, optimum use of economic resources in a particular country, in a particular country, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और बताइए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय कम है, तो क्या वो शिक्षित हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है? इसका मतलब आय एक जरूरी कंपोनेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि एक जरूरी कंपोनेंट है। तो लिखिए, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि एक आवश्यक, आर्थिक समृद्धि एक आवश्यक भाग है, एक आवश्यक भाग है। फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, economic growth is an, economic growth is a necessary component। इस प्रकार आर्थिक विकास में, इस प्रकार आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा इसके साथ साथ, आर्थिक समृद्धि तथा इसके साथ साथ गुणात्मक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों, आर्थिक समृद्धि तथा इसके साथ साथ गुणात्मक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को देखा जाना चाहिए, को देखा जाना चाहिए। सो in economic development, so in economic development, the economic growth
must be included, must be included with या also with, must be included also with qualitative changes in economy, also with qualitative changes in an economy. ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, उदाहरण में लिखिए इसको, इससे और क्लैरिटी आएगी। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, अच्छा पता है ये बातें आपको यहाँ समझ में आ जाती होंगी, लेकिन घर जाते ही फिर बहुत हो जाता होगा, होता है ऐसा? घर जाने के बाद आधे लोग भूल गए होंगे क्या होगा, समझ में नहीं आया। होता है ऐसा, लेकिन इसीलिए मैं ये उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको फिर उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि ये था। लिखिए क्या लिखा था सेंटेंस? इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ यदि अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन आदि के स्तर पर भी बदलाव हो रहा है, आदि के स्तर पर भी बदलाव हो रहा है, तब यह कहा जा सकता है कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तब यह कहा जा सकता है कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है। If there is changes in an economy, if there is changes, there are होगा। If there are changes in an economy, if there are changes in an economy, such as at the level of education, such as at the level of education, health, food, etc., with also the changes at the per capita income, with also the changes at per capita income, then we can state it that there is economic development. क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आया सबको? चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का, टॉपिक हमारा अगला ये है, देखो जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो हमने माप लिया जीडीपी से, नेशनल इनकम से, लेकिन डेवलपमेंट को कैसे मापें? कोई तो इंडेक्स होना चाहिए ना, ऐसा कोई तो सूचकांक ऐसा हो जो जीडीपी को मापे। इसको जरा सा खोल दो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पहले भी कुछ इंडेक्स बना लिए गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 के दशक में आया, 1990 के आसपास बनाया गया, बाद में से वो लागू किया जाता है 1991-92 से। लेकिन इसकी जो ये जर्नी है, इसकी शुरुआत हो गई थी 1970 के आसपास से। देखो 1970 तक डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक ही माना जाता था। ये माना जाता था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक ही बातें हैं, लेकिन डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले ये मॉरिस ने 1976 में कहा। उन्होंने कहा ग्रोथ का मतलब तो ये है मॉनेटरी चेंजेस क्या आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉरिस ने एक सूचकांक दिया जिसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं, PQLI। उन्होंने इसमें कुछ इंडिकेटर दिए। उन्होंने कहा इंडिकेटर को देख लो, अगर किसी देश में इंडिकेटर में बदलाव आ रहा है, पहले से इसमें
तरक्की है इंडिकेटर्स के लेवल पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ आर्थिक विकास है। और अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं कह सकते। मॉरिस का तो मान्य है, लेकिन मतलब मान्य है, सबसे इनका मान्य था, इनको मान्यता मिली, लेकिन इनसे भी पहले एक और दिया गया था हिग्स और पॉल स्पीटर ने। हिग्स और पॉल स्पीटर ने आवश्यकता प्रत्यागम, मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम नाम से एक इंडिकेटर दिया, एक सूचकांक बनाया। उसमें इन्होंने जीवन की कुछ आवश्यकताएं निर्धारित की, एक सामान्य व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, और ये कहा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं इजीली, तो वहां पर आर्थिक विकास है। क्या होती है किसी सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताएं जीवन की? बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा और मकान, है ना? अगर ये पूरी हो रही है तो इसका मतलब विकास है। मान लो अगर ये नहीं है तो विकास नहीं। इसी में ही उन्होंने कुछ और एक दो इंडिकेटर्स दिए, तो आप अगले पॉइंट से लिखना। हम लोग इसमें यही देखेंगे विकास को मापने के पैमाने, तो आप इसमें हेडिंग लिखिए आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का मापन, द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखना, 1970 के दशक तक, 1970 के दशक तक आर्थिक विकास एवं समृद्धि को, आर्थिक विकास एवं समृद्धि को लगभग एक ही माना जाता था, लगभग एक ही माना जाता था। up to 1970s, economic growth and economic development considered as the same, परंतु सर्वप्रथम मॉरिस ने, मॉरिस डी डैश करके मॉरिस लिख दो, परंतु सर्वप्रथम मॉरिस ने इसमें विभिन्नता व्यक्त की, बट फर्स्टली मॉरिस differentiate between them, अगले पॉइंट से लिखना, हिग्स एवं पॉल स्पीटर ने, हिग्स HICKS, हिग्स, हा ई का सा, हिग्स एवं पॉल स्पीटर ने, हिग्स एवं पॉल स्ट्रीटन, PAUL, पॉल स्ट्रीटन, हिग्स एवं पॉल स्ट्रीटन ने स्ट्रीट लिख के और EN और जोड़ दो, है ना, यानी स्ट्रीट पर रहने वाला स्ट्रीटन। स्ट्रीटन का मतलब क्या हो? स्ट्रीटन का मतलब होगा कि स्ट्रीट पर रहता हो, स्ट्रीटन, ये सड़कों पर रहते थे, इसका मतलब रिक्शा चलाते होंगे, है? लेकिन जो वो अनुभव है वो रिक्शे वाले के ज्यादा अच्छे होते हैं, बस वाले के अनुभव अच्छे नहीं होते, है ना? हाँ, बेचारा केबिन से रहता है वो तो एक में, लेकिन रिक्शे वाला तो बिल्कुल सड़क पे रहता है हमेशा, बढ़िया उसके अनुभव होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक बात आप कभी मेंशन करना,
देखो कभी ना गुस्सा किसी को नहीं करना चाहिए, जनरली मैं यही कह रहा हूँ, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी को है। आए तो क्या करें? देखो ये अपना अपना टूल होता है, जिस किसी की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, जिसका कटोरा जितना बड़ा, वो उतना ही ज्यादा संभाल सकता है चीजों को, है ना। तो अपने कटोरे को बड़ा कर लो, गुस्सा उसके बाहर आएगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। आता सबको है, लेकिन कैपेसिटी होती है उसको कंट्रोल करने की। इसी को कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, है ना। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आप लोग शांत बने रहोगे, यही तो है सेल्फ रेगुलेशन। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आप किसी समाज के किसी निम्नतम वर्ग के व्यक्ति को देखना, तो छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, और उस गुस्से को, छोटी सी बात पर ही उस गुस्से को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, आपको दिखाने की, व्यक्त कर देगा तुरंत से। लेकिन ये बताता है कि उसकी गलती नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही कम है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसका ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत कमजोर है। और ऐसे लोग जिनका ये वाला मामला कमजोर रहता है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, देखने को मिलेगा। जिसको गुस्सा जल्दी आता है वो देख लो, ये वाला मामला उनका ढीला होता है थोड़ा सा। यहाँ से ढीले का मतलब ये है कि उनमें कैपेसिटी कम होती है। गुस्सा आने का मतलब ये, एक और भी है इसका मतलब कि आपका कंट्रोल दूसरे के हाथ में। गुस्सा दिलाता कौन है? दूसरा, है ना, दूसरे की बात पे ही आएगा। इसका मतलब अगर आपको कोई जरा सी बात ऐसी बोल दे जो आपको बुरी लगती है, तो आप है ना अपने आप से बाहर हो जाओगे, आप ऐसे बाहर, रियल में आप जो वो दिखोगे। तो आप रियल में क्या हो ये बताने का रिमोट किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में। तो आपने क्यों दिया हुआ उसके हाथ में? आप रियल में क्या हो ये आपको ही पास ही उसका रिमोट होना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका ये है, किसी चीज को कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए, ना तो गुस्से को। कुछ लोग छोटी सी बातों पर बड़ा खुश हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, छोटी सी बात नहीं हुई और वो यहाँ पे होते हैं। इसका मतलब वो उन इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने जो इमोशंस हैं उनके वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हैं कि वो संभाल नहीं पाते उनको, और वो बाहर निकलने लगते हैं। एक मैच्योर आदमी जो होता है ना, वो भाग टाइप का होता है, ना तो उसके गुस्से का पता चलेगा, ना उसके खुश होने का पता चलेगा, ना तो वो खुशी को बहुत ज्यादा व्यक्त करता और ना ही गुस्से को कभी व्यक्त करने की कोशिश करता। यही तो नॉर्मल कंडीशन। पहले वाली जो दोनों है अबनॉर्मैलिटी का साइन, पहली वाली ही अबनॉर्मैलिटी का साइन, ये वाली नॉर्मल है। लेकिन बात ये है, नॉर्मल चीजें आजकल मिलती नहीं है लोगों से, बहुत कम मिलती। इसलिए कभी भी कोई गुस्से वाला आदमी आपको दिखे ना, तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ से थोड़ा सा मामला, अब ये दया का पात्र है। जो यहाँ से ढीला होता है, मान लो अगर एग्जाम्पल मैं उसे कहूँ पागल है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाओगे या दया करोगे? क्या नहीं, देखो अगर आप किसी काणे को काना बोलोगे तो वो क्या करेगा? और आप उसे ये बोलिए कि आप काणे नहीं हो, आप दिव्यांग हो, आप में वो क्षमताएं हैं, आप दिव्यांग हो, आप में वो क्षमताएं हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती। आप सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं से परे हो। जो आदमी दोनों आंखों से जो काम कर रहा है वो आप एक से कर रहे हो, तो आपकी जो क्षमताएं हैं वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ही नहीं होगी। अब वो लड़ेगा, आपने क्या वो लड़ेगा, वो कहेगा भाई क्या आदमी है, मजा आया, लेकिन काम नहीं होगा। नहीं, वो समझेगा नहीं, क्योंकि ऐसे वाले लोग समझ नहीं पाते। अगर वो ऐसे वाले लोग हैं, अगर वो समझ पाए तो ऐसे वाले ही ना हो,
फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा। खैर जनरली मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में भी फर्स्ट साइड में आपको पता करना, तो आप ना ये देखें कि उसका बातचीत करने का लहजा क्या है। ये जो तरीका है ना हमारा बात करने का, ये सब यहाँ से आ रहा होता है। ये हमारे माइंडसेट की, हमारे दिमाग की हेल्दीनेस को बताता है, उसकी गहराई को बताता है, उसमें तारतम्यता को बताता है, रिदम को बताता है, और विचारों की जो हमारे आइडियाज हैं ये उनमें कितनी समग्रता है, कितनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, उसको बताता है। किसी के भी बात करने का तरीका, किसी आदमी की आवाज़ सुन के आप 3-4 चीज़ों का बेसिकली पता कर सकते हो उसके बारे में कि ये है क्या, और हमारे एक्सप्रेशन भी ये साफ तौर पर बता देते हैं कि हम हैं क्या। इसीलिए मैं आपको सच बताऊँ, आप लोगों को तो नहीं पता, पिछले वाले बैच वाले लोगों को पता है, जो इसमें पिछले वाले बैच के लोग थे, मुझे चेहरा देख के पता चल जाता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए, और मैं सामने वाले को पता नहीं होने देता कि मुझे पता है वो क्या सोच रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सच है, रियलिटी। इसलिए मेरे सामने केवल वो बच सकता है मेरी 4 आंखों से, जो एकदम ढाक टाइप का आदमी है, और आप में से ऐसा कोई नहीं। ये कैसे पता चलता है? देखो, दिमाग, आंखें जो होती है ना, दिमाग का आईना होती है। डॉक्टर अगर आपको दिमाग की कोई बीमारी है ना, तो वो सबसे पहले आंखों को खोल के और टॉर्च मार के देखेगा। वो क्यों देखता है ये? क्योंकि ये जो हमारा माइंड है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले आंखों में दिखेगा। आंखें केवल देखने का ही काम नहीं करती, एक्सप्रेशन का भी काम करती है। और जो भावनाएं हैं आपकी, जो अभिव्यक्ति है आपकी, एक्सप्रेशन जो है, वो आपके दिल और दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। साफ तौर पर पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। इसलिए जब भी किसी, चलो इस बात को छोड़ो, ये बात ध्यान रखना, कोई गुस्से वाला आदमी मिले, ओके टाइप का आदमी हो, तो उससे पहले से ही दूर हो जाए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो ढीले टाइप का आदमी है, तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको सिखा नहीं पाएगा, या बहुत ज़्यादा कुछ उससे सीखा नहीं जा सकता। और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। बस थोड़ा सा होता तो नहीं, आता तो नहीं, जनरल बात है कि आई जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं का ये मुझे आता ही नहीं, मुझे नहीं आता सीरियस। देखो सुनो, मेरा बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, जो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं उसके ऊपर गुस्सा क्यों करूं, और जो मेरी लाइफ का हिस्सा है उसके ऊपर गुस्सा क्यों करूं। That's it। बात करना, जो मेरे सर्कल का पार्ट है, जो मेरी लाइफ का हिस्सा है, उसके ऊपर गुस्सा क्यों करूं। और अगर मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूं तो फिर मैं ही क्या हूं। और जो मेरी लाइफ का पार्ट ही नहीं है उसके ऊपर गुस्सा क्यों करूं। इसे मतलब क्या है? से बात करना होगी, यही है, आता ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये इमोशंस हैं, इनको आप, अगर आप में गहराई होगी, आप कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। आप अपनी आप में हो जाएगा, सब आ जाएगा धीरे धीरे। आप गहराई को बढ़ाइए, केवल इतना सोचना शुरू करिए कि ये आदमी जो गुस्सा आपके ऊपर कर रहा है, ये आपके बारे में नहीं जानता है। और ये सच होता है, आप कभी देखना, जो भी आदमी आपके ऊपर गुस्सा करेगा वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता होगा, क्योंकि वो गुस्सा तभी कर रहा है क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अगर वो आपके बारे में जानता होगा पूरी तरीके से, तो वो आपके बारे में ऊपर कभी गुस्सा करेगा ही। आपने पेरेंट्स को देखा है कभी? पेरेंट्स आपके ऊपर जिस बात के ऊपर गुस्सा करेंगे, उस बात के ऊपर करेंगे जिसके बारे में उन्हें वास्तव में नहीं पता होगा सारी चीजें। फिर आप उन्हें समझाते हो, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था, है ना? फिर उनका थोड़ा सा ठीक हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। अगर उनको वो पहले से पता होता, इसलिए नहीं आना चाहिए गुस्सा, क्योंकि ये मानना चाहिए कि उन्हें पता ही नहीं है जनरली। लेकिन कुछ लोगों को बिना मतलब होता है। इसमें एक और कैटेगरी मिलती है लोगों की, वो
दिखाने की कोशिश में गुस्सा को दिखाते हैं, मतलब उनको अपनी प्रेजेंस देनी होती है आपकी लाइफ में कि हाँ मैं भी हूँ, तो वो गुस्सा दिखाएंगे। वो प्रेजेंस गुस्से के माध्यम से आती है। जैसे पिताजी है ना, पिताजी को कभी कभी आपकी प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस दिखाने में आपकी लाइफ में, तो वो सही काम को भी बोलेंगे बिल्कुल नहीं करना, जबकि वो सही है। फिर बाद में आप बोलोगे अरे नहीं ये सही था, ये तो ऐसे था, तो बोलेगा अच्छा ठीक है करना। पहले क्यों मना किया? आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब ये, जनरली कुछ लोगों को प्रेजेंस दिखानी होती है, अपनी चौधराहट दिखानी होती है, तो वो चौधराहट टाइप की जो चीज होती है वो भी कहाँ से आती है बिना मतलब। ऐसे गुस्से के ऊपर तो केवल एक स्माइल करनी चाहिए, वाह क्या बात है। चलिए कोई नहीं, और वो बात यहाँ से थी कि आप देखोगे रिक्शे वाले या जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ना, उनका गुस्सा हमेशा यहाँ रखा हुआ मिलेगा। जरा सी बात कहिए और वो शुरू हो जाते हैं अपनी वाली में, वो अपने आप में आ जाते हैं, है ना। अपने वो जो कपड़े होते हैं ना, वो जो नए वाले एग्जैक्ट वाले जो रियल कपड़े होते हैं उन्हें पहन लेते हैं तुरंत से, और फिर बताएंगे देखो मैं ये हूँ। क्या देख रहे थे बताओ? अच्छा पॉल स्ट्रीटन और हिग्स, ठीक। अब इसमें आवश्यकता प्रत्यारोपण लिखा था, इसका जिक्र किया नहीं लिखा, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट से, हेडिंग डालो इसमें। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। अब क्या डेफिनेशन? हाँ तो वो लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए। ये लिख दिया था कि मूलभूत आवश्यकता प्रत्याक्रम दिया हिग्स और पॉल स्ट्रीटन ने। हिग्स एवं पॉल स्ट्रीटन ने हिग्स एवं पॉल स्ट्रीटन ने हिग्स HICKS हिग्स एवं पॉल स्ट्रीटन ने मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम दिया। मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम दिया। Higgs and Paul Streeton gave basic need approach, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास को 6 निर्देशांकों पर देखा जा सकता है। 6 निर्देशांकों के माध्यम से देखा जा सकता है। निर्देशांकों के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। Higgs and Paul Streeton state that economic development can be seen on 6 indicators या by 6 indicators, ठीक है। पहला लिखिए इसमें शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा को कैसे मापेंगे? साक्षरता दर से, तो लिखो साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। नेक्स्ट लिखिए स्वास्थ्य को कैसे मापेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा से। हाँ ये 6 इंडिकेटर्स हैं। तीसरा लिखना भोजन, फूड। भोजन को कैसे मापते हैं? कैलोरी इनटेक से, है ना, कैलोरी से मापते हैं ना।
लिखा होता है ना पैकेट के ऊपर इतने किलो कैलोरी, तो लिख लीजिए प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति, प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति पर कैपिटा कैलोरी इंटेक, प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति या पर कैपिटा कैलोरी इंटेक। नेक्स्ट इसमें लिखिए स्वच्छता। हाँ बाद में देखेंगे, वो आगे आएगा, है ना। वो अर्बन और रूरल का कैलोरी इंटेक में कोई अंतर नहीं है, वो महंगाई के अंतर की वजह से। वो केवल और केवल महंगाई की वजह से। गांवों में महंगाई अलग होती है, शहरों में महंगाई अलग होती है। क्या एक जैसी होती है दोनों जगह? गांवों में महंगाई की दर कम होती है क्योंकि मांग कम होती है, महंगाई वहां ज्यादा होगी, यहाँ पैसा ज्यादा होगा। गांवों में पैसा ज्यादा नहीं होता, वहां पर आपस में ऐसे ही लेना देना भी हो जाता है। ये सब्जी तेरे यहाँ हो रही है, तू मुझे दे दे, मैं अपनी वाली तेरे यहाँ दे दूंगा, हो जाता है। तो जनरली ये वाला भी चलता है, बार्टरिंग सिस्टम भी चलता है, तो इसलिए वो इस वजह से। नेक्स्ट लिखना है इसमें स्वच्छता। स्वच्छता को किससे मापेंगे? सैनिटेशन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर, है ना। इसमें मातृ मृत्यु दर भी लिख लीजिए, MMR, मातृ मृत्यु दर, मदर मॉर्टेलिटी रेट है, इसी आधार पर बनता है। जो भी इंडेक्स बनेगा उसमें IMR MMR से बनेगा। नेक्स्ट देखिए जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। इसे किससे मापे? कितने लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है या नहीं, ये देख लें, है ना। तो डैश करके लिख लीजिए स्वच्छ जल प्राप्त जनसंख्या, स्वच्छ जल प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत, स्वच्छ जल प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत। The percentage of population, the percentage of population with hygiene water या clean water, clean water। और छठा इन्होंने कहा आवास, हाउस, ठीक है। हाउस में ये देख लें कि कोई घर है या नहीं है, तो डैश करके लिख लीजिए है या नहीं, हैव और हैव नॉट, ठीक है। मान लीजिए अगर इतने इंडिकेटर्स पर कहीं पर, ये इतने इंडिकेटर्स पर कोई व्यक्ति अपग्रेड अगर कर रहा है तो कह सकते हैं ना आर्थिक विकास हो रहा है, हाँ। इसका एक, इनका 6 का क्या करें, 6 को जोड़ लें, 6 को एक वेटेज दे दे, नंबर दे दे, 6 को जोड़ लें, 6 को जोड़ के दोनों का औसत निकाल लें, 6 का 6 से डिवाइड कर दें, एक इंडिकेटर आ जाएगा। उससे ऊपर वाले आर्थिक विकास में होंगे और नीचे वाले कम में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। यही HDI का मापन है। इसको कैसे मापते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका जीवन। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आज यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। ये अब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके पे आ जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम, देखो एग्रीकल्चर इनकम में एनिमल हस्बेंड्री की अगर डेयरी से रिलेटेड कोई इनकम है, डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम में उसे ऐड नहीं करते क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाता है, तो वो इनकम टैक्स में, वो इनकम में अलग से जुड़ेगा। लेकिन अगर कृषि के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कोई किसान है 2 भैंसे पालता है, दूध बेचता है, तब वो एग्रीकल्चर इनकम में जुड़ेगा। नहीं, ये देखना है कि कहीं पर प्रोसेसिंग तो नहीं है। अगर डेयरी इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग हो रही है कहीं पर, तो वो तो इंडस्ट्री से होगी। मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया डेयरी का और मैं उसमें पनीर बना के बेचता हूँ, तब वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, तब उसकी आय एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जुड़ेगी, तब वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जुड़ेगी।
एग्रीकल्चर इनकम में क्या जुड़ेगी, मेरे पास 2 भैंसे हैं उनका मैं दूध बेचता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम में जुड़ जाएगी। ये उसमें अंतर है, वही वो बता रहे हैं जो तुमने मुझे भेजा, ठीक है ना। अब वो एक अलग बात होगी क्योंकि